बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो ग़ज़ाला अज़ीज़ का है, मेरी ज़िंदगी हो। बेसिकली एक कज़न बेस्ड है। हीरो जो है वो पुलिस ऑफिसर है, अपनी कज़न को बहुत पसंद करता है, लेकिन जो उसके चचा है ना, वो नहीं चाहते कि मैं अपनी बेटी की शादी से करूं, क्योंकि वो बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। तो ये उसी चीज़ पे बेस्ड है, उसी के मुतल्लिक ये बताया गया है इस नावल में। शॉर्ट नावल है। इसका मंथ और ईयर ठीक है, ये आंचल में आया था फरवरी 2011 के शुमारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी ज़िंदगी हो, ग़ज़ाला अज़ीज़। दादो वो हमेशा का सर फिरा है, सब जानते हैं वो कितना ज़िद्दी है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं, वरना अहमर से तो कुछ बईद नहीं, वो सचमुच कुछ कर बैठेगा। प्लीज़ दादो आप जमान अंकल से बात करें ना, वो आपकी बात हरगिज़ रद्द नहीं कर सकेंगे। एनी ने दादो की सरकार में आखिर अर्ज़ी पेश की थी। क्या करती है, अहमर उसे भाइयों की तरह अजीज़ था। मैं जानती हूँ बेटा, वो वाकई बहुत जज्बाती है, मगर मुझे बेहद अजीज़ भी है। लेकिन उसने भी पूरे ख़ानदान में हमारी जग हसाई कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भला बताओ, शरीफ ख़ानदानों में यूँ भी होता है कि लड़की के वालिदैन ने रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो वो ज़बरदस्ती करेगा? वो तो शुक्र है उसने अपनी धमकी पर अमल नहीं किया, वरना भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। अच्छी अपा उससे लाख मोहब्बत करती थी, लेकिन इस बार उससे वाकई सारे घर वालों के साथ साथ उनको भी मायूस किया था। तब से अहमर की सफाई में वजाहत देनी पड़ी थी। अपना केस तो वो पहले ही ख़राब कर चुका था दादो। अब जब पूरे ख़ानदान वालों को पता चल गया है कि हमारा अरीशा को पसंद करता है, तो सब कुछ जानते बूझते ख़ानदान से कोई दूसरा रिश्ता अरीशा के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। एनी ने बड़ी पते की बात की थी। अच्छी आपा ने उसकी तायीद की थी। तुम भी ठीक कहती हो बच्ची, लड़कियों की इज्जत तो वैसे भी नाजुक गिनों की तरह होती है। शुक्र करो बात ख़ानदान की है और ख़ानदान तक ही महदूद रही है। तुम्हारे ससुराल वालों के कानों तक पहुँच गई तो क्या रंग लाएगी? वो तो पहले ही अरीशा के रिश्ते से इनकार पर नाराज़ हैं। एनी सब कुछ जानते हुए भी अहमर की मोहब्बत में अपने नाजुक रिश्तों को भी नज़रअंदाज कर बैठी थी। अपने देवर के मुकाबले में उसने अहमर की हिमायत की थी, क्योंकि वह जानती थी कि अरीशा भी अहमर से उतनी ही मोहब्बत करती है। तभी तो उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह अच्छी आपा जमान अंकल को राज़ी करके अहमर का प्रपोजल कबूल करने पर तैयार कर लें। अरीशा ने तो साफ इनकार कर दिया था। वह सबके सामने अपने वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जाएगी। यही वजह थी कि जब उस रोज़ अहमर के कहने पर अरीशा भी उसे पसंद करती है, लिहाजा उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाए। मगर अरीशा ने सब घर वालों के सामने इस बात से इनकार कर दिया कि वह अहमर को पसंद करती है। वो जानती थी कि अगर सबके सामने वो अपने पापा के खिलाफ गई तो वह बहुत मायूस होंगे। उसने अहमर की मोहब्बत पर बाप की मोहब्बत और मान को तरजीह दी थी। जब जमान अंकल ने सब घर वालों के सामने अरीशा से पूछा कि क्या वो भी अहमर को पसंद करती है, तो अरीशा ने इनकार कर दिया था। तब जमान अंकल बेहद खुश हुए थे। उन्होंने बड़े भाई अरसलान और बहावश पर वाजे कर दिया था कि उनकी बेटी अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। अरीशा ने बाप की मोहब्बत और मान रख लिया था, लेकिन अहमर की ज़बरदस्त नाराज़गी कबूल कर ली थी। और ये शायद उन दोनों के हक़ में हुआ था, वरना अगर अरीशा भी इकरार कर लेती तो ज़िद में आकर जमान अंकल भी अहमर का प्रपोजल कबूल नहीं करते। अब भी उन्होंने इनकार कर दिया था। दरअसल महकमा पुलिस की बदनामी के बायस जमान नहीं चाहते थे कि अहमर पुलिस में जाए, जबकि अहमर की ख्वाहिश थी कि वो इसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके महकमा कारकर्दगी को बेहतर बनाकर सोसाइटी में उसकी बुरी रेपुटेशन को बेहतरीन कारकर्दगी से तब्दील करने में कामयाब हो सके। उसने इस अज़म के साथ पुलिस को ज्वाइन किया था। दूसरी तरफ उन्हीं के बड़े भाई नुमान के दामाद शहरयार के छोटे भाई फराज, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, का प्रपोजल भी अरीशा के लिए आया हुआ था। जमान ने रसानियत से बड़े भाई और बावज को अहमर के प्रपोजल से माजरत कर ली थी, जबकि अरीशा ने भी अहमर का साथ देने की बजाय वालिदैन का साथ दिया था। अब वो बेचारी वालिदैन के अताब के साथ साथ अहमर की शदीद नाराज़गी का अजाब भी तनहा अपनी नाजुक ज़ात पर झेल रही थी। अहमर ने उसे कहा था कि अगर उससे फराज का प्रपोजल कबूल किया तो वह खुद को शूट कर लेगा, और बस यहीं पर वो अपने दिल से हार गई थी। अहमर की ज़ात को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने फराज के प्रपोजल से इनकार कर दिया, जिसके बाइस जमान और शाहीना बेगम दोनों उससे खाइफ हो गए थे। हालांकि एनी जानती थी कि जाने किस दिल से अरीशा ने जमान अंकल और शाहीना आंटी के सामने अपने दिल की अव्वलीन ख्वाहिश से इनहराफ किया होगा। जमान अंकल के गुस्से से सब वाकिफ थे, फिर अहमर की हट दर्मी ने सारा मामला ख़राब कर दिया था।
वरना शायद मुफाहमत की थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल आती। इसलिए एनी को रीशा से ज़्यादा हमदर्दी थी। वो बेचारी दोनों तरफ से पिस रही थी, इसलिए वह अहमर के सामने रीशा की मुसलसल हमायत कर रही थी। नतीजतन अहमर उससे भी नाराज़ हो गया, लेकिन एनी ने अच्छी आपा को तैयार कर लिया था। अच्छी आपा के हामी भरने पर एनी को इत्मीनान हुआ था। ठीक है बेटा, मैं आज रात ही ज़मान से बात करूँगी, लेकिन तुम अहमर को फ़ोन करके समझा देना कि अब वो कोई नादानी ना करे, वरना मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकूँगी। आप फिक्र ही ना करें दादो, मैं उसे समझा दूंगी। बस आप कोशिश कीजिएगा कि ज़मान अंकल से हाँ करवा कर ही आए। एनी ने एक बार फिर उन्हें बावर कराया था। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं अपने लाडले पोते की दिलाजारी कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। वैसे भी अहमर घर का बच्चा है, सबका देखा वाला है। मैं तो तुम्हें भी ख़ानदान से बाहर जाने नहीं देती, लेकिन मजबूरी है। कोई लड़का तुम्हारे जोड़ का नहीं था। अच्छी आपा को बड़ा कलक था उसके बाहर के लोगों में शादी होने का। शहरयार नुमान के दोस्त का बेटा था, पुराने देखे वाले लोग थे, इसलिए अच्छी आपा ने भी एतराज़ नहीं किया। शहरयार के जिक्र पर वो खामोश ही रही थी। अच्छा बेटा, मैं जोहर की नमाज़ के लिए वज़ू करने जा रही हूँ, जाओ तुम भी नमाज़ पढ़ो। अच्छी आपा ने बेड से उठते हुए कहा था। जी अच्छा दादो, मैं आपका खाना यहीं ले आऊँगी। जीती रहो मेरी चांद। अच्छी आपा ने जाते जाते उसे दुआ दी और वह कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। उसे यकीन हो गया था कि अच्छी आपा अहमर के केस को ज़मान अंकल के सामने जी जान से लड़ेंगी, इसलिए वह बहुत मुतमईन होकर अपने पोर्शन की जानिब चल दी थी। अच्छी आपा के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे नुमान, जिनके 2 बच्चे कुरतुलैन और अरमगान, जबकि नौमान से छोटे अरसलान के एक बेटा अहमद और सबसे छोटे जमान के 2 बच्चे बेटी अरीशा, जो बीएससी ऑनर्स कर चुकी थी, जबकि अरीशा से छोटा अरसल कॉलेज में पढ़ रहा था। चूँकि अहमद बचपन में बहुत बीमार रहा था, इसलिए कुदरती तौर पर अच्छी आपा को उससे ज़्यादा लगाव हो गया था। वो था भी अरसलान और आयशा की इकलौती औलाद। सबके लाड प्यार ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। अगरचा उसकी तमाम कज़न से अच्छी दोस्ती थी सिवाय अरीशा के, और बचपन में उसकी अरीशा से खासी लड़ाइयाँ होती थी, जो कि स्कूल एज तक चलती रहीं। अरीशा ने ही कॉलेज लाइफ शुरू होते ही खुद को खासा रिजर्व कर लिया। वह अहमर के से कम ही सामना करती थी, ताकि किसी किस्म का इख्तलाफ पैदा ना हो। अलबत्ता कुर्तुलैन आपा से वो बहुत बेतकल्लुफ़ था, लेकिन कहते हैं जहाँ इख्तलाफात होते हैं वहीं प्यार भी ज़्यादा होता है। अरीशा और अहमर के मामले में भी यही हुआ था। अरीशा के मामले में जब उसके जज्बात बदले तो सब कुछ बदल गया, और जब अहमद ने उसके सामने अपनी मोहब्बत और पसंदीदगी का बरमला इजहार किया, तो वही अरीशा जो कुछ अरसे पहले तक अहमद से होने वाली मुतवक्का लड़ाइयों से बचने के लिए उससे सामना करने से कतराती थी, अब अहमद की शोख और ज़ोमैनी बातों से बचने के लिए उससे छुपती फिरती थी। अहमद की एक प्यार भरी नज़र ही उसे मोम की तरह पिघला कर रख देती थी, और अहमद उसकी बदहवासियों और घबराहट से हाथ उठाता। मगर जब उसके लिए एनी के देवर का प्रपोजल आया तो वो बदहवास हो गया। उससे सबके सामने कह दिया था कि वो अरीशा को इस घर से कहीं जाने नहीं देगा, और तब बड़ी मुश्किल से एनी उसके मुंह से ये इतराफ़ गिलवाने में कामयाब हुई थी कि वो अरीशा को पसंद करता है और उससे शादी करेगा। जाने क्या हुआ था, बस उसे इतना पता था कि एनी अपी की शादी के मौका पर हमेशा घरेलू से सादा हुलिये में रहने वाली अरीशा थोड़ी सी तैयारी पर अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ अहमद के दिल में उतर गई। और तब उसे एहसास हुआ कि वो अरीशा से जितना भी लड़े, उसे जितना भी तंग करे, मगर वो उस घर से उसकी निगाहों से दूर चली जाए, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। बहरहाल उसकी सबसे बड़ी हिमायती यानी ने अच्छी आपा तक उसका केस पहुंचाकर बहुत अच्छा किया था। तब ही तो उन्होंने ज़मान अंकल से अरीशा के लिए अहमद के प्रपोज़ल के लिए हाँ करा के ही दम दिया, और यही खुशखबरी उसे सुनाने के लिए एनी ने उसे फ़ोन किया था। दरअसल आजकल उसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी। क्या हुआ अहमद, तुम खुश नहीं हुए? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुम्हें? एनी ने उसके सरसरी लहजे को महसूस किया था, इसलिए कहे बगैर नहीं रही। मेरी सारी खुशी तो उस लड़की ने गारत कर दी, अब किसी खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, उससे वाकई बेदली से कहा। तब ही एनी को तशवीश हुई थी, क्योंकि उसे अरीशा भी बेहद अजीज़ थी। क्या तुम तो बड़े बेमुरवत हो अमर, तुम्हारे लिए मैंने और दादों ने कितनी जान मारी, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी एनी आपा, मगर आप खुद ईमानदारी से देखें, उसने मेरे साथ जो कुछ किया है, क्या वो ठीक था? मुझे सबका सामना करने के लिए बीच में अकेला छोड़ दिया। उससे अमर की सुई एक ही बात पे अटकी हुई थी। आखिर तुम भूल क्यों नहीं जाते उस बात को? ये इतनी बड़ी बात नहीं, तुम्हें अरीशा की पोजीशन समझनी चाहिए। वो ऐसा कैसे कर सकती थी?
उसने जो किया वो ठीक किया, आप भी उसकी हिमायत कर रही हैं, ये इतनी छोटी बात नहीं थी। उसने सारे ख़ानदान और घर वालों के सामने मुझे बुरा बना दिया और ख़ुद पीछे हट गई। उसने कहा था वो घर वालों के सामने मेरा साथ देगी, लेकिन वो तो साफ मुकर गई। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसकी वजह से मुझे कितना ख़वार होना पड़ा, और अब मैं उससे क्या तवक्को कर सकता हूँ कि शायद के बाद कभी वक्त पड़ने पर वो मेरा साथ देगी। अहमद ने अपनी नाराज़गी की असल वजह बता दी थी। यानी का ख्याल था कि ईशा ने जो किया दुरुस्त किया। उसके ख्याल में अहमद समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी उससे आखिरी बार हतमी लहजे में उसे समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अहमद और ईशा की तरफ से अपने दिल में किसी किस्म की कदूरत रखे। देखो अहमद, जब बात ख़ानदान वालों के सामने आ जाती है तो फिर किसी भी लड़की की पोजीशन बहुत नाजुक हो जाती है। इसलिए रीशा ने जो कुछ किया ठीक किया। तुम कराची आओगे तो मैं तुम्हें तफसील से समझाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। वाकई वो फ़ोन पर अहमद को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। छोड़े आपा, अब तो हाँ होगी, बस एक बार शादी हो जाने दे, फिर देखिएगा कैसे गिन गिन कर बदले लूँगा उससे। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, सबको सलाम कहिएगा और दादू को बहुत सा प्यार। तुम वाकई नहीं सुधरोगे अहमद। रैनी ने फ़ोन ऑफ करके खुद कलाम भी की थी। उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए बस आनन फानन ही उनकी शादी तय हुई थी। वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, ऑफिस की तरफ से उसे रिहाइश की सहूलत थी, इसलिए जमान अंकल और शाहीना आंटी ने कोई एतराज़ नहीं किया था। सबका यही अंदाज़ा था कि अहमद वलीमे के बाद आयशा को साथ इस्लामाबाद ले जाएगा, जबकि अहमद के दिल की खबर किसी को नहीं थी। जो कुछ वो करने वाला था उसका अंदाज़ा तो एनी को भी नहीं था। हालांकि कराची आने पर एनी ने उसे कितना समझाया था, आयशा से तो अब तक उसका सामना ही नहीं हुआ था। दरअसल उसके आने के दूसरे दिन माइयों की रस्म हुई थी, इसलिए रीशा का उससे पर्दा करा दिया गया था। और इस बात पर तमाम यंग पार्टी को ज़बरदस्त हैरत हुई थी कि अहमद ने रीशा से मिलने की कोई बेताबी नहीं दिखाई, और इसी बात पर रैनी को भी तशवीश थी और वो अहमद से बात भी करना चाहती थी। मगर अहमद ने एक और मसला खड़ा कर दिया था। जाने क्यों उसे अब भी खदशा था कि जमान अंकल ऐन वक्त पर अपना फैसला ना बदल दे। इसलिए उसने दादू से सिफारिश की कि निकाह की रस्म माइयों के दिन ही अदा कर लें, और शायद इसकी किस्मत अच्छी थी या उसका अच्छा वक्त चल रहा था जो बगैर किसी हीलो हुज्जत के उसकी ये ख्वाहिश भी मान ली गई। खुशनुमा विला में सुबह से हलचल मची थी। अहमद की नन्हाली कज़न जो 2 दिन बाद तमाम फंक्शंस अटेंड करने के लिए खुशनुमा विला आने वाली थी, उन्हें फ़ोन करके 2 दिन कबल ही बुलवा लिया गया था। लड़कियां अपनी तैयारियों में मगन थी। एनी को तो सर खुजाने की फुर्सत तक ना थी। अहमद की कोई बहन नहीं थी, और एनी ने बहुत थोड़े वक्त में सालिया बेगम के साथ मिलकर रीशा की बरी की शॉपिंग की थी, बल्कि बाकी के तमाम मामलात में भी हिस्सा लेकर बहन होने का हक अदा कर दिया। अहमद की मामा सालिहा बेगम तो यानी कि बेहद ममनून थी। ज़ोहर की नमाज के बाद निकाह था। जमान अंकल के पोर्शन की सिटिंग हॉल में उस वक्त घर के तमाम बुजुर्ग मौजूद थे। थोड़ी देर बाद अहमद बेहद खुशगवार मूड में सबसे मुबारकबादें वसूल कर रहा था। स्टाइलिश कुर्ता शलवार में अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ वह बेहद जच रहा था। साले बेगम और अच्छी आपा ने बारी बारी उसकी बलाएं ली थी। लंच के बाद चाय का दौर चला। उसके बाद ही यानी अहमद को अरीशा के कमरे में सबकी नज़र बचाकर ले आई, क्योंकि निकाह के वक्त अरीशा दादो के कमरे में थी, जबकि दूसरी जानिब लड़कियां शाम को माही और मेहंदी की रस्म के लिए अपनी तैयारियों के लिए भी अभी से उठ गई थी। और एनी को यकीन था कि अरीशा शाम तक अपने कमरे में नहीं आएगी। अहमद की क्लास लेने का ये अच्छा मौका था। प्लीज़ एनी आपा, मुझे उससे मिलने का कोई शौक़ नहीं। वो समझ रहा था कि एनी उसे रीशा से मिलाने लगी, हालांकि दिल तो वाकई उस दुश्मन जान को देखने को चाह रहा था। जब से वो कराची आया था वो उसके सामने नहीं आई थी, मगर वो एनी के सामने भरम दिखा रहा था, और एनी के जवाब में उसे शर्मिंदा कर दिया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे जैसे बंदे का भला करने की, जो दूसरों के लिए दिल में कदूरते रखता हो। वो कमरे में नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तब तो वाकई वो अंदर से बददिल हुआ था। अब तो निकाह हो चुका था, अब तो उसे देखने का हक भी बनता था, मगर वो कलस कर रह गया। देखो अहमद, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए लाई हूँ कि अब कोई ऐसी नादानी मत करना जिसकी वजह से जमान अंकल के साथ साथ सब घर वाले भी तुमसे मुतनफ़र हो जाएं। बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है। वैसे भी रीशा तुमको जिन मुश्किलात के बाद हासिल हुई है, उसके बाद तुम्हें वाकई खुदा का शुक्र अदा करने के साथ अरीशा के साथ की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अरीशा वाकई बहुत अच्छी लड़की है। देखो उसके साथ कुछ बुरा मत करना वरना पछताओगे। एनी ने आखिरी बार उसे तनबीह की थी। जानती थी शादी के हंगामों में उसे अहमद से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी उससे बात करना ज़रूरी था। और अरीशा की हिमायत लेने पर उससे चल कर कहा था, आप फिक्र ही ना करें, ऐसी कदर करूँगा कि दुनिया देखेगी और वो खुद तो अश अश कर उठेगी। ज़रा मेरी दस्तरस में तो आने दो, अहमद ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा था, जबकि कमरे से बाहर खड़ी अरीशा की आंखें
अहमर की बातों पर नमकीन पानियों से भर चुकी थी। दादू ने उसे आराम करने के लिए अपने कमरे में भेजा था, क्योंकि मायूं और मेहंदी की रस्म के लिए शाम को उसे घंटों बैठना जो था। मगर यहाँ पहुंचकर वह अहमर की आवाज़ सुनकर ही बाहर रुक गई। ना जाने एनी ने क्या कहा, उसे नहीं सुना। उसके जहन में तो बस अहमर के दिल जलाने वाली इंतकामी बातें गूंज रही थी। ना जाने वो उसके और घर वालों के साथ क्या करने वाला था। जानती थी उससे कुछ बईद नहीं, इसलिए उससे दीवार का सहारा लिया था। तब ही अमर कमरे से बाहर निकला। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? अरीशा ने आंसुओं से भरी निगाहें उठाकर अहमर को देखा था। अहमर तो उसकी आंखों में आंसू देखकर चकरा कर रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अरीशा ने साइड से तेजी से निकलकर अंदर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उससे बार बार दस्तक दी, लेकिन शायद एनी भी अरीशा के साथ मिल गई थी। इसलिए अहमर ने यही सोचा कि खामखा शोर की आवाज़ से घर का कोई फर्द आ गया तो बदमज़गी होगी। वो वहाँ से चुपचाप चला आया, मगर अरीशा के आंसुओं ने उसे खासा बेचैन कर दिया था। वो चाहे उससे कितना भी नाराज़ हो, मगर उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। इसीलिए उसे अरीशा को रोते देखकर खुद पर मलामत हुई थी। लेकिन वो क्या करता, वो ऐसा ही था। जो बात उसके दिलो दिमाग में बैठ जाती वो उसे भूलता ही नहीं था, और ख़ुद को तब्दील करना भी उसके लिए बेहद मुश्किल था। लिहाजा अरीशा के लिए वो और कुछ नहीं कर सका, तो एनी के सेल फ़ोन पर कॉल करके ये ताकीद ज़रूर की कि अरीशा का ख्याल रखे, उसे मज़ीद रोने मत दे। और एनी ने बेड पर साथ बैठी रोती अरीशा के कान से सेल फ़ोन लगा दिया, ताकि वह अमर की तरफ से बदगुमान ना हो। तब वो खुद चुप हो गई। एनी ने उसे मसनूई खफगी से घूरा। मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रही थी, अब तो तुमने अपने कानों से सुन लिया। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, चाहे तुम्हें कितना भी तंग करे, मगर तुम्हें किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। देख लिया कितनी फ़िक्र कर रहा था तुम्हारी। अरीशा वाकई रोना भूलकर एनी को देखने लगी थी। वो बहुत जज्बाती है, तुमसे नाराज़ है, इसलिए इस तरह कर रहा है। ये जो प्यार करने वाले होते हैं ना, वो अपने पार्टनर से बहुत सी तवक्कुआत बांध लेते हैं। औरत को ही सारी तवक्कुआत पर पूरा उतरना पड़ता है। अभी तुम छोटी हो, लेकिन समझ जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए उसके साथ ज़िद बांधने की बजाय उसे प्यारो और मान से मना लेना। एनी अपा ने उसकी थोड़ी को प्यार से थामा हुआ था, और वह सोच रही थी कि न जाने अमर के दिल में क्या है, और वह अपनी ज़िद और अनापरस्ती का शिकार होकर क्या बात बनवाएगा उससे। उसकी ज़ोमैनी बातों से उसे कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था। बहरहाल एनी अपा को मुतमिन करने के लिए उसे मुस्कुराकर इस बात पर सर हिला दिया था। वो उसे आराम करने का कहकर कमरे से बाहर चली गई। अरीशा ने खुद को हालात के धारे पर छोड़कर असाब को ढीला करते बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद ली थी। माई और मेहंदी की रस्म का इंतज़ाम खुशनुमा विला के वसीरीज लॉन में किया गया था। सारे मेहमान भी आ चुके थे। अमर सफ़ेद कुर्ता शलवार में हंसता मुस्कुराता गेंदे के फूलों से सजे पिंडाल में बैठा कज़न्स लड़के और लड़कियों के साथ हंसी मजाक में मगन था। तब ही अरीशा को रस्म के लिए वहाँ लाया गया था। पीले रंग के चूड़ीदार पजामे और लंबी शर्ट के साथ बड़े से दुपट्टे में एनी और शाहीना आंटी के साथ आहिस्ता कदमों से उसकी सिमत बढ़ती अरीशा पर उसकी नज़र टिक गई। लड़के तो उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए, जबकि लड़कियां भागकर एनी और शाहीना के आंटी के साथ आकर खड़ी हुईं। शाहीना आंटी अरीशा को उनके हवाले करके दीगर मेहमान ख़वातीन के पास चली आईं। उसने अच्छा खासा दुपट्टा चेहरे के आगे किया हुआ था, मगर तब भी अहमर की उकाबी आंखों ने अरीशा की सूजी हुई आंखों को देख लिया था, और तब उसे खासी शर्मिंदगी और मलाल हुआ जब अरीशा को रस्म के लिए उसके साथ लाकर बिठाया गया। तो उसका दिल चाहा कि अरीशा का हाथ पकड़ के किसी कोने में ले जाए और उससे अपनी बेसुरोपा बातों के लिए माजरत कर ले, जिनकी वजह से अरीशा को इतनी तकलीफ से दो चार होना पड़ा। मगर इतने मेहमानों की मौजूदगी में वो सिर्फ सोच के रह गया कि शायद बाद में मौका मिल जाए। शाहीना आंटी ने दोनों को उपटन और तेल लगाकर रस्म का आगाज़ किया था। फिर बारी बारी सारी शादीशुदा ख़वातीन रस्म में शरीक हो गई। लड़कियों ने ढोलकी संभाली और लड़कों ने भंगड़ा डालकर उधम मचाया कि हर तरफ सिर्फ ढोल और शहनाई की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसे खुशियों भरे माहौल में शाहीना आंटी बार बार अरीशा की तरफ देखकर अपनी आंखों की नमी को अंदर ही अंदर पीने की कोशिश में हलकान होती रही। वो उनकी इकलौती बेटी थी। अरीशा की सूरत में उनके घर की रौनक किसी और के आंगन की रौनक बढ़ाने जा रही थी, जबकि अरसल अभी छोटा था, इसलिए फ़िलहाल वो बहू लाकर बेटी की कमी पूरी नहीं कर सकती थी। लिहाजा सालिहा के साथ साथ अच्छी आपा और ताई जान ने भी शाहीना आंटी की ढारस बंधाई थी। इनके ससुराल वालों के साथ साथ शहरियार और फराज भी मौजूद थे। तब अरमगान ने, जो कि अहमर का हम उम्र होने के साथ उससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ था, महज मजाक में छेड़ते हुए कहा, अहमर यार, घर जाकर शुक्राने के नफल अदा करना। अरीशा को पाने के लिए तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़े।
और मकान की बात पर सभी हंसने लगे थे। सब वाकिफ थे कि अरीशा से शादी के लिए उससे पूरे ख़ानदान में कितना हंगामा मचाया था, लेकिन अहमर के जवाब ने सबकी हंसी को ब्रेक लगा दिए। मैं अकेला क्यों, ये भी तो मेरे साथ शुक्राने की नफल अदा करेगी, ये भी मुझसे इतना ही प्यार करती है, बस घर के बुजुर्गों के सामने शर्म की वजह से इकरार नहीं कर सकी। क्यों रीशा, ये सच है ना? अहमर ने कोहनी से पास बैठी रीशा को टोका मारा था और उसकी बात पर वहां मौजूद सबको सांप सूंघ गया था। रीशा तो हक दक रह गई। शुक्र था कि वहां बुजुर्ग खवातीनों हजरात में से कोई नहीं था, वरना रीशा के लिए मसला हो जाता। जबकि वो इस वक्त वो अहमर की फजूल बकवास पर बेहद सबकी महसूस कर रही थी। उसे अहमर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जी चाह रहा था कि यहाँ से उठकर चली जाए। जबकि एनी ने खफगी से उसे घूर के देखा तो वो मजीद कुछ कहने से रुक गया, मगर अरीशा ने गुस्से के मारे खाना भी नहीं खाया। बाद में एनी ने उसे खूब लताड़ा था, वहाँ भी वो सबके दरमियान बैठा हंसी मजाक में हिस्सा लेता रहा, जबकि नाराज़गी की वजह से अरीशा ने उससे बिल्कुल बात नहीं की और ये नाराज़गी बारात वाले दिन तक कायम रही। अरीशा की रुखसती शहर की शानदार मैरिज हॉल से हुई। स्टेज पर जब अरीशा की तरफ से एनी और दीगर कजन्स लड़कियों ने दूध पिलाई की रस्म की तो अरीशा ने अहमर के गिलास का बचा हुआ दूध पीने से इनकार कर दिया। अहमर को बहुत सबकी महसूस हुई, मगर उससे नज़रअंदाज करते नेक बड़ी खुश दिली से पूरे 10,000 दिया था। बहरहाल वो तकरीबन रात 12 बजे रुखसत होकर वापस खुशनुमा विला चली आई। वलीमे के बाद ही उसे अहमर के साथ इस्लामाबाद जाना था, लिहाजा अहमर वाला पोर्शन बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। अहमर का कमरा भी ताज़ा गुलाब और मोती के फूलों से सजाया गया था। अगरचे वो बहुत थक गई थी, लेकिन बिलाशुबा कमरे की सजावट देखकर वो भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रही। गुलाब, मोती और एयर फ्रेशनर की दिलफरेब महक ने कमरे के माहौल को मसूरकुन बना दिया था। एसी कूलिंग में वो बहुत इजी फील कर रही थी, लेकिन अहमर की बदतमीजी का सोचकर कपड़े चेंज करने के ख्याल से बेड से उतरी थी। तब ही अहमर कमरे में दाखिल हुआ था। अहमर की वजह से वो बेड पर टिक गई, क्योंकि वो सामने ही खड़ा था। रीशा के इनकार को उसने अपनी अना का मसला बना लिया था। हालांकि एनी ने इसे कितना समझाया था, मगर वो अपनी जिद पर कायम था। हालांकि उस वक्त सामने वो सजी सवरी तमाम तरह हशर सामानियों के साथ मौजूद थी, लेकिन रीशा के दिलकश रूप स्वरूप को सराहने की बजाय जिस अंदाज में उसने रीशा को मुखातिब किया था, वो हया के तमाम तर तकाजे भुलाकर सर उठा के अहमर के चेहरे को तकने लगी। अगर तुम समझ रही हो कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ तो कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी वजह से सारे ख़ानदान वालों के सामने मेरी सुबकी हुई। इसके लिए तुम्हें ही सब घर वालों के सामने क्लियर करना होगा, क्योंकि मैं तब ही तुम्हारे हकूक़ व फ़राइज़ पूरे करूँगा जब तुम सबके सामने ये इकरार करोगी कि तुमने उनके सामने झूठ बोला था और ये कि तुम भी उस ख्वाहिश में मेरे साथ शरीक थी। अरीशा हैरान निगाहों से उसे देख रही थी। उसे हरगिज़ अंदाज़ा न था कि अहमर ऐसी बचकाना हरकत करेगा। उसे कुछ अंदाज़ा था, मगर ये तवक्को नहीं थी कि वो उससे ऐसा मुतालबा करेगा जो कि सरासर दुरुस्त नहीं। लिहाजा उसे पिछले दिनों अहमर की बदतमीज़ों पर जितना गुस्सा था, उसकी उस बात ने जल्दी पर तेल का काम किया था। वह शदीद रद्द अमल के साथ बेड से उतरकर अहमर के रूबरू आकर खड़ी हुई थी। और ऐसा कभी नहीं होगा अहमर अरसलान खान, क्योंकि पहले भी तुम ही गलती पर थे और आज भी तुम गलती पर हो। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस बात को अपनी अना का मसला बनाओगे। ये झूठ है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। दर हकीकत तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। मोहब्बत करने वाले तुम्हारी तरह कमज़र्फ नहीं होते हैं। हमारी मोहब्बत के दामन में तो बड़ी वुसअत होती है। तुम्हें तो चाहिए था कि सब ख़ानदान वालों के सामने मेरे नाम पर आँच तक ना आने देते, और तुम मुझे सब ख़ानदान वालों के सामने। वो लब भींच कर अहमर की आंखों में शाकी होकर देखने लगी। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे फराज के प्रपोजल से इनकार नहीं करना चाहिए था, और वो जो शायद अपनी गलती का एहसास करके सब कुछ भूल कर उससे माजरत करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की सोच रहा था। फराज के नाम पर उसको शदीद गुस्सा आया था। अरीशा को भी शायद अपनी आखिरी बात पर कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, लेकिन अहमर की ज़िद और हठधर्मी के साथ उसके रवैये ने अरीशा को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी, और उस वक्त वो कुछ भी मज़ीद सोचने की बजाय तेज़ कदमों से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। मगर अहमर ने तेज़ी से उसकी कलाई थाम कर अपने सामने खड़ा किया था। वो लड़खड़ाते गिरते गिरते बची थी। अगर वो तुम्हें इतना पसंद है तो अब भी वक्त ही गुजरा है। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। उसने अपना जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि अरीशा ने ज़ोरदार थप्पड़ अहमर के मुंह पर मारा था और कांपते वजूद को घसीटती ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गई। उसका जब्त जवाब दे गया। अहमर सख्ते की हालत में अपनी जगह खड़ा रह गया। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसने क्या किया है। वॉशरूम में खड़ी चेहरे पर पानी के छींटे मारती अरीशा के आंसू नहीं रुक रहे थे। अहमर उस हद तक चला जाएगा उसे अंदाज़ा ही नहीं था।
शायद जज्बात और गुस्से में खुद अहमर को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उससे इतनी घटिया बात कह देगा। और जब वो सुकून से बेड पर बैठकर सोचने लगा तो उसे एहसास हुआ कि गुस्से में वो क्या कह गया था। वो जानता था कि वो उससे मोहब्बत करती है, तभी तो ज़मान अंकल की नाराज़गी की परवाह किए बगैर उसने फराज के प्रपोज़ल से इनकार कर दिया था। वो खुद कब उसके बगैर रह सकता था, लेकिन फराज के हवाले से अभी अरीशा की बात सोचकर वो एक बार फिर अपनी गलती का एहसास किए बगैर उससे शाकी हो गया और नाराज़गी के शदीद इजहार के तौर पर लाइट ऑफ करके बेड पर करवट लेकर चुपचाप लेट गया। अरीशा कब वॉशरूम से बाहर आई, कब वो बेड से तकिया उठाकर कमरे में रखे दीवान पर जाकर लेटी, अहमर को पता नहीं चला। दिन भर की थकन के बायस उसे नींद आ गई। उसकी नींद उड़ाकर वो खुद मज़े से सो रहा था। अरीशा ने अंधेरे में शाकी अंदाज में उसकी पुश्त को देखकर सोचा था, फिर तकिए पर सर रखे वो नए सिरे से अहमर की बातें सोचकर कलसने लगी। आंसू तकिए को भिगोने लगे थे, जाने रात के कौन से पहर उसे नींद आई थी। अगली सुबह वो गैर मामूली तौर पर संजीदा था। हालांकि नाश्ते की टेबल पर सब कज़न अरीशा की सूजी हुई आंखों को देखकर कुछ और ही समझते हुए उन दोनों को छेड़ रहे थे। एनी ने अहमर की गैर मामूली खामोशी का नोटिस किया था, क्योंकि वह दोनों मकान समिया और सारा की शरारतों का जवाब फीकी मुस्कुराहट से दे रहे थे। एनी को कुछ अंदाज़ा था, मगर वो अरीशा के अकेले होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि असल सूरत हाल जान सके। उसे वो दोनों ही बेहद अजीज़ थे। एनी की शादी को 2 माह हो गए थे। अहमर और अरीशा की शादी के सिलसिले में पिछले 2 हफ्ते से वो मैके में मौजूद थी। वो जाने से पहले उन दोनों का मसला हल करके जाना चाहती थी और मौका देकर अरीशा के अकेले होते ही एनी उसे दादो के कमरे में ले आई थी। तब अरीशा ने उन्हें सब कुछ बता दिया और एनी को अहमर की सोच और रवैये पर बेहद अफसोस हुआ था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अहमर ऐसी बचकाना हरकत करेगा। एनी आपा, उससे मुझे बहुत मायूस किया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। शायद मेरा फ़ैसला गलत था। मुझे फराज के प्रपोज़ल से इनकार नहीं करना चाहिए था। और अहमर जो एनी को ढूंढता इधर आया था। एक बार फिर अरीशा के मुंह से फराज के जिक्र पर खासा शाकी और मुतनफ़िर होकर वापस पलट गया। वो अपनी कल रात की हरकत पर पशेमान था, लेकिन अरीशा की एनी के साथ बातें सुनकर वो बहुत बददिल होकर यहाँ से गया था। जबकि एनी अंदर अरीशा को रसानियत से समझा रही थी, नहीं अरीशा जान, ऐसा नहीं कहते। तुम जानती हो वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। बस अपनी एक फजूल सी जिद की वजह से अना परस्ती का शिकार हो रहा है। मगर जहाँ मोहब्बत हो वहाँ अना नहीं होनी चाहिए। मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन मेरी जान तुमको भी अब समझदारी से काम लेना होगा। वो जज्बाती है, अभी वो गुस्से में है, मगर मुझे यकीन है जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो खुद तुमसे माजरत कर लेगा। बस उस वक्त तक तुम सब्र और बर्दाश्त से काम लेना। कोशिश करना कि ज़मान अंकल और आंटी के साथ साथ किसी को अहमर की इस नादानी का इल्म ना हो, वरना खामखा बाहर के लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। और रीशा ने वाकई बहुत समझदारी का सबूत देते हुए एनी से वादा किया था कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। और तब दादो अपने कमरे में चली आई तो एनी रीशा को उनके पास छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। शाम को वलीमे की तकरीब थी। तकरीबन रात 1 बजे सब फारिग होकर होटल से घर पहुंचे थे और सब ने थकन के बायस अपने अपने कमरों का रुख किया था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी ज्वेलरी उतार रही थी। दुपट्टा बेड पर पड़ा था जब अहमर कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी घड़ी, वॉलेट और मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर आगे झुक कर रखा था। तभी सामने आईने में अरीशा के दिलकश सरापे में चंद लम्हों के लिए उसकी निगाहें उलझी थी। बीच में अहमर खड़ा था और वो बढ़ के बेड से दुपट्टा नहीं उठा सकती थी, इसलिए अहमर के मतवज्जा होने पर वो बस निगाहें झुकाकर रह गई और शायद बस चंद लम्हों की फुसूखेजी का असर था। अगले लम्हे अहमर पलट कर वॉशरूम में घुस गया। वो कपड़े चेंज करके आई तो पिछली रात की तरह अहमर बेड पर करवट लेकर लेट चुका था। वो सब कुछ नज़रअंदाज करके अपनी पिछली रात की हरकत के लिए अहमर से माजरत करना चाहती थी। उसने गुस्से में अहमर पर हाथ उठाया था। उसका उसे बेहद अफसोस था, मगर अहमर सो चुका था। वो बेदिली से तकिया उठाकर दीवान पर आकर लेट गई। अलबत्ता उसने ये सोच लिया था कि अगली सुबह वो सबसे पहले यही काम करेगी। अगरचे अहमद ने जो किया था वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था, लेकिन अरीशा अपने अमल पर दिल से शर्मिंदा थी। एनी अपने दुरुस्त कहा था, अगर मोहब्बत में जिद और अनास परस्ती आ जाए तो मोहब्बत का वजूद खुद बहुत मिट जाता है, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। उससे अहमर कितना अजीज़ था उसका अंदाज़ा अहमर को बिल्कुल नहीं था। वो सब कुछ भुलाकर अहमर को मना लेना चाहती थी। उन्हीं सोचों के साथ ना जाने रात के किस पहर उसकी आंख लगी थी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो अहमर बेड पर रखी ट्रैवलिंग बैग में अपने कपड़े और दीगर अशिया रख रहा था।
वो उठकर सीधी उसके पास आई। अमर ने बेगानगी का मुजाहरा करते हुए पलट कर उसकी जानिब तक देखा नहीं, बस अपने काम में मगन रहा। अरीशा की कुछ समझ में नहीं आया तो बढ़कर उसके हाथों को थाम लिया। एक लम्हे के लिए रुक कर उसने अरीशा की तरफ सवालिया निगाहों से देखा था। बस यही लम्हा था कि अरीशा ने देर नहीं की। प्लीज़ अहमर, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इतना गुस्सा मुझे अपनी सारी ज़िंदगी में किसी बात पर नहीं आया। तुमने बात ही ऐसी की थी जो शायद मैं मरकर भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जवाबन अहमद ने अपने हाथों को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया था। अगले लम्हे उसने दोनों हाथों से अरीशा के चेहरे को थामते हुए कहा, अगर तुम इतना बड़ा दावा कर सकती हो तो ठीक है। आज एनी अपा वापस अपने ससुराल जा रही हैं। सिटिंग हॉल में इस वक्त सब लोग मौजूद होंगे, जमा होंगे। तुम जाकर सबके सामने मेरी पोजीशन क्लियर करो, उन्हें बता दो कि तुमने उस वक्त झूठ कहा था। अरीशा ने बेख्तियार झटके से अहमद को पीछे धकेला था। वो तो समझ रही थी कि वो अपनी ज़िद को भूल चुका होगा, मगर उसके लहजे की कतियत ने अरीशा को शौक में मुब्तला कर दिया। वो सदमे की कैफियत में 2 कदम पीछे हटी थी, मगर आज उसे यकीन हो गया था कि मोहब्बत इंसान को बहुत ख़वार कराती है, बहुत दर्द देती है। और अगले लम्हे उसका लहजा पत्थर की तरह सख्त और अंदाज बेलचक हो गया था। ठीक है अहमद, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम जो कुछ करना चाहते हो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर ये याद रखना है अहमद, मैं तुम्हारी इस फजूल ज़िद के आगे हार नहीं मानूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अपनी जगह पर दुरुस्त हूँ। वो मज़ीद वहाँ ठहर नहीं सकी थी। उसने बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश की थी, मगर जब दिल पर गिरते आंसुओं में रवानी आ गई तो वो आंखों से छलकने को बेताब हो गई। और अहमद के सामने आंसू बहाकर वो खुद को बेमोल करना नहीं चाहती थी, इसलिए तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। अहमद ने गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर सामने मारा था और अगले लम्हे ड्रेसिंग टेबल का आईना छनाके से टूटा था। लेकिन उसके साथ ही अहमद का हाथ भी शदीद ज़ख्मी हुआ था। और आवाज़ सुनकर ही वो वॉशरूम से बाहर आई थी। अहमद के दाएं हाथ से खून की लकीरों की सूरत में बहता नीचे कारपेट पर गिर रहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी, मगर तकलीफ की शिद्दत से होंठ भींचते अहमद ने दूसरे हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने से रोका था। वो सहम के रह गई। डोंट टच मी, मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि शोर की आवाज़ सुनकर कोई इधर आता, वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। एनी सबके दरमियान मौजूद थी। वो आज वापस जा रही थी। रीशा भी वहीं दादों के साथ लगी बैठी थी। अरे बेटा, दोपहर के खाने के बाद जाना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरीशा और अहमद भी आज चले जाएंगे। पूरा खुशनुमा वेला तो सूना हो जाएगा तुम लोगों के बगैर। लेकिन एनी ने ही माजरत की थी, क्योंकि शादी की वजह से वो पिछले 10 दिनों से मैके में मौजूद थी। अम्मी, आप तो जानती हैं मेरी वजह से शहरयार की रूटीन कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, और आज मम्मा को डॉक्टर के पास मंथली चेकअप के लिए भी लेकर जाना है शहरयार को। और एन के माकूल उज़र के सामने अब मज़ीद इसरार की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। तभी अमर को वहाँ दाखिल होते देखकर एनी को ख्याल आया था रीशा वहाँ पहले ही मौजूद थी। और अहमद, तुम भी सिर्फ 1 हफ्ते की लीव पर आए हो। अभी तो मैंने तुम दोनों को अपने घर डिनर पर इनवाइट करना था, लेकिन तुम लोग आज शाम ही वापस इस्लामाबाद जा रहे हो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एनी ने बराह रास्त अहमद से शिकवा किया था, और अहमद के जवाब ने वहाँ मौजूद अरीशा के साथ साथ दीगर लोगों को भी शॉक्ड से 2-4 कर दिया। लेकिन एनी आपा, आप अरीशा को इनवाइट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये मेरे साथ इस्लामाबाद नहीं जा रही। अहमद की निगाहें अरीशा के फ़क होते चेहरे पर थीं। एनी और दादो ने भी उसे अचंभे से देखा था। तब उसने वजाहत दी थी, वो उसे तंग करके जिज करना चाहता था, मगर खुद अपना दिल अंदर से अफसुर्दा था। वो दरअसल कुछ अकोमोडेशन का मसला है। ऑफिस की तरफ से मुझे जो घर मिला है उसमें अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है, इसलिए अरीशा यहीं रहेगी। वो इतने सारे लोगों की मौजूदगी में तमाशा बनना नहीं चाहती थी, इसलिए बस सर झुका गई थी ताकि खुद को कंपोज कर सके। जाने अपनी फजूल जिद के आगे वो और क्या कुछ करता। अरीशा ने अभी से खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लिया था। अब वो अहमद के सामने कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि अहमद अपनी जज्बातियत में कहाँ तक जाएगा। तभी शाहीना आंटी ने एतराज़ किया था, लेकिन अहमद बेटा, तुमने पहले नहीं बताया। हम सब तो यही समझ रहे थे कि अरीशा तुम्हारे साथ जा रही है। अरीशा ने सर उठाकर अहमद की तरफ देखा था। वो बिल्कुल नॉर्मल था, जबकि उसे यकीन था कि अहमद उसे तंग करने के लिए ये सब कर रहा था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि सबके सामने उसका भरम टूट जाए। इसलिए वो भी बेतासर चेहरा लिए अहमद को सुनती रही। वो आंटी, दरअसल कल ही इंजीनियर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अभी कुछ दिन लगेंगे। मैंने अरीशा को कल ही बता दिया था। उसे खुद को मज़ीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए झूठ बोला था। अरीशा ने बेसाख्ता उसे खाइफ निगाहों से देखा था, मगर चुप रही थी।
दादो ने ही उसकी मुश्किल आसान की। चलो ये भी अच्छा हुआ, बरीशा कुछ दिन और हमारे साथ रुकेगी। अब रोज़ रोज़ इस्लामाबाद जाकर कौन अपनी बच्ची की मोहनी सूरत देख सकेगा। दादो की बात पर एनी के साथ वो भी मुस्कुरा दी थी और उनकी इतनी मोहब्बत पर उनके शाने पर सर रख दिया। तभी एनी और शहरयार ने भी इजाज़त ली। सब बुजुर्गों ने बारी बारी एनी और शहरयार के सर पर शफकत से हाथ रखकर दुआओं के साथ रुखसत किया। अहमद, अरमगान, अरीशा और अरसल उन्हें पार्किंग तक छोड़ने नीचे गए थे। अरीशा के संजीदा चेहरे को देखकर अरमगान ने कहा था, यार तुम क्यों उदास हो रही हो, हम यहाँ खूब इंजॉय करेंगे। अगले हफ्ते फराज की इंगेजमेंट पार्टी भी तो आ रही है, तुम बिल्कुल बोर नहीं होगी। और क्या पता मुझ बदनसीब के सेहरे के फूल खिलने की कोई उम्मीद भर आए। अम्मी ने कहा था वो जल्द ही सारा के घर शादी की डेट के लिए किस हिस्से में जाएंगे। अरमगान ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा था, मगर फराज के जिक्र पर अहमद के चेहरे पर वाज़ेह तनाव देखकर उसने अगले लम्हे वो वहाँ से जा चुका था। अरीशा उसके पीछे नहीं गई थी। अपने कमरे में आकर वो पेचोताप खा रहा था। वो सबसे झूठ बोलकर अपने ही दाम में फंस गया था। वो वहाँ इस्लामाबाद में अकेला इतने बड़े घर में मुलाजमों के रहमो करम पर ख़वार होगा और रीशा यहाँ मज़े करेगी। वो जिस बात को उसके लिए सज़ा बना रहा था वो जज़ा में तब्दील हो गई थी। अहमद को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। शाम 6 बजे की फ़्लाइट थी उसकी अपने जवाज़े सब घर वालों को मुतमईन कर दिया था। लिहाजा रीशा को अपना भरम रखने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा था। वो बहुत टेंशन फ्री मूड में नज़र आ रही थी। अगरचा उस वक्त उसे अहमद के पास होना चाहिए था, मगर वो अपनी सास साहबा के साथ मिलकर लंच की तैयारी में उनकी हेल्प कर रही थी। अहमद से सामना ना करने का यही तरीका उसकी समझ में आया था। हालांकि सालिया बेगम ने उसे कितना मना किया था, अभी तो सचमुच उसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी, मगर उससे प्यार से अपनी बात मनवा ली थी। फिर लंच भी उनके साथ सर्व किया। लंच के बाद चाय का दौर चला और 1 घंटे पहले अहमद को एयरपोर्ट पहुंचना था, इसलिए उसने सबसे इजाज़त लेते हुए दादो के आगे सर झुकाया था। दादो ने उसकी पेशानी को बोसा दिया था, मेरी रीशा को ज़्यादा इंतज़ार मत कराना, तुम्हारे बिना वो यहाँ बहुत उदास रहेगी, जल्दी बुला लेना उसे अपने पास। दादो की बात पर पास खड़ी रीशा ने सबके सामने उनकी इस बात पर खुजालत से सर झुका लिया था, जबकि अहमद ने कड़ते हुए दिल में खुद को कोसा था। रीशा थोड़ी देर के लिए भी तन्हाई में उसके पास नहीं आई थी और वह जलता कलसता वहाँ से अपनी तमाम तर नाराज़गी के साथ रुखसत हुआ था। सालेह और अरसलान का वह इकलौता बेटा था, इसलिए वो दोनों फितरी तौर पर उदास थे। लेकिन अरीशा की मौजूदगी ने ज़्यादा देर उन्हें इस कैफियत में मुब्तला रहने नहीं दिया और अरीशा ने तब ही सोच लिया था कि वो जब तक कराची में रहेगी अपनी सास ससुर की खिदमत करके उन्हें अहमद की कमी का एहसास नहीं होने देगी। एनी और शहरयार की तरह उसने अहमद को भी खुशनुमा विला की पार्किंग तक रुखसत किया था। ना कोई शौक शरारत, ना दिलासा और ना एक दूसरे की जुदाई में दिन काटने का शिकवा हुआ। दोनों ने अपनी अपनी फितरी ख्वाहिश और दिली आरजुओं का जबरन गला घूंटते, एहसास और जज्बात पर बंद बांधते खुद को एक फजूल सी जिद और अना के पीछे ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से दूर कर लिया, जिसमें ज़्यादा कसूर अहमद का था, जो अपनी गलती और रवैये की बदसूरती का एहसास करने को तैयार ही नहीं था। और उसके जाने के बाद रीशा को लगा कि अभी बड़ी आजमाइशें बाकी हैं। वो अपने खूबसूरत बेडरूम में बैठा अपनी हथेली खोले ज़ख्म के निशान को तके उस दुश्मन जहाँ के बारे में सोच रहा था, जिसने पलट कर उसे एक फ़ोन तक नहीं किया था। उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करना तो दरकिनार, ये तक नहीं पूछा कि अपनी मोहब्बत, अपनी ज़ात और अपने साई से बिछड़ जाने के बाद कोई कैसे जीता है। हाँ, उसने रीशा को कब बताया था कि वो उसकी ज़ात का एक हिस्सा बन चुकी है, जिसे वो साई की तरह खुद से जुदा नहीं कर सकता, जिसे हर लम्हा अपने साथ अपने वजूद की आगोश में रखना चाहता है। वो जज्बाती और पागल ही तो था, जो एक फजूल सी जिद के आगे नादानी पर नादानी करता चला जा रहा था। उसे एहसास ही नहीं था कि उसने रीशा के साथ कितना गलत किया है। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसने रीशा को खुद से मोहब्बत करने की कितनी बड़ी सज़ा दी है। अगर वो सोचता तो शायद इतनी देर हरगिज़ नहीं करता और ना ही उससे इतना बदगुमान होता। अरमगान की शादी की डेट फिक्स हो गई थी और अरीशा ने उसके बुलाने के बावजूद ये कहकर मना कर दिया कि इस्लामाबाद आकर हफ्ते बाद उसे फिर अरमगान की शादी अटेंड करने आना पड़ेगा। इसलिए अब वो अरमगान की शादी के बाद ही इस्लामाबाद आएगी और शायद हालात भी उनके हक़ में नहीं थे, तब ही दूरियां बढ़ती जा रही थी। उसके बाद से अहमद ने उस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली। अरीशा ने तय कर लिया था कि अरमगान की शादी के बाद वो अहमद के साथ इस्लामाबाद जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि इतनी देर हो जाए कि अहमद हमेशा की तरह अपनी ज़िद और नादानी में कोई ऐसा फ़ैसला कर बैठे जिसके बाद उसे और उसके माँ बाप को सारे ख़ानदान वालों के सामने सुबकी बर्दाश्त करनी पड़े। उसने हक पर होकर भी अपनी खुददारी और निस्वानी अना का गला घूंटकर यह फ़ैसला किया था। उसे पता चल गया था कि मोहब्बत में बिछड़ जाए
तो दुख दे, मोहब्बत बिछड़ जाए तो दुख देती है, लेकिन मिल जाए तो और ज़्यादा दुखी भी कर सकती है। अमर की ज़िद ने उसके अंदर की नर्म नाजुक एहसासात की मालिक मोहब्बत करने वाली लड़की को तोड़ दिया था। वो अपनी ज़ात से मुंसलिक प्यारे रिश्तों के लिए हार गई थी। वो और मकान की शादी अटेंड करने एक दिन पहले कराची आया था और अगले दिन वलीमे की तकरीब में शरीक होकर वो किसी को बगैर बताए इस्लामाबाद वापस चला गया। पीछे रीशा घर में सबको मुतमिन करती रही कि अहमद एमरजेंसी कॉल पर ऑफिस के काम के सिलसिले में से बताकर गया है। तब उसने मज़ीद देर न करते हुए अरसल से कहकर इस्लामाबाद की सीट बुक करा ली थी। एड्रेस उसके पास मौजूद था। वो अकेले ही इस्लामाबाद चली आई थी। अरसल और अरमगान उसे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। साले आंटी कुछ दिनों उन दोनों के साथ रहने साथ आने वाली थी, मगर उनका शुगर लेवल हाई होने की वजह से रीशा ने उन्हें बहुत आराम करने की ताकीद करके शाहीना बेगम अपनी मम्मा से उनका ख्याल रखने के लिए कहा था। सब ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया। शाम तक वो ऑफिसर्स कॉलोनी की रहायशी कंपाउंड में अपने घर के सामने खड़ी थी। चौकीदार ने उसका सामान लेकर अंदर पहुंचाया था। थोड़ी देर में माली खान सामान मुलाजमीन वहां पहुंच गए और अहमद की ज़ात के मोतबर हवाले से तमाम मुलाजमीन ने उसे घर की मालकिन का प्रोटोकॉल दिया था। उससे सब तारुफ हासिल करने के बाद पहले पूरा घर घूम फिर कर देखा। अगरचे चंद घंटों के सफ़र में से किसी किस्म की थकान महसूस नहीं हो रही थी, मगर फिर भी वो कपड़े चेंज करके फ्रेश होने के लिए अपने और अहमद के बेडरूम में चली आई और कमरे में कदम रखते ही दंग रह गई। कमरे की कलर स्कीम से लेकर हर शय उसकी पसंदीदा टी पिंक कलर से सजी हुई थी। वो धीमे कदमों से चलती अंदर आई थी। पिंक और गोल्डन कलर के फर्नीचर के साथ दीवार पर बेड के ऐन ऊपर उन दोनों की शादी की इनलाश तस्वीरें वेज़ा थी। यही नहीं, बेड कॉर्नर पर भी उनके वलीमे की एक ज़बरदस्त पोस्ट वाली फ़ोटोग्राफ फ्रेम में सजी हुई थी। अचानक ही वो खुशगवार एहसास के साथ बेड पर बैठी थी। एयर फ्रेशनर की दिलफरेब महक और कमरे के फुसू खेज माहौल में वो अहमद के बारे में सोच रही थी कि वो चाहे उससे कितना ही नाराज़गी का इजहार करे, मगर उसकी अपने आप से मोहब्बत के लिए वो ये सब देखकर बेहद सरशार हो रही थी। उसे यकीन हो गया था अहमद की नाराज़गी के पीछे उसकी कितनी मोहब्बत छुपी हुई है। वो बड़े खुशगवार मूड में कपड़े चेंज करने के लिए फ़्रेश होने चली गई। वो तैयार होकर किचन तक आई थी ताकि पता करे कि रात के लिए खानसामा ने क्या तैयार किया है। रहीम शाह उसे देखकर मुअद्दब होकर खड़ा हो गया। बेगम साहिबा, आप यहाँ क्यों आई हैं? कुछ चाहिए था तो रशीद को बता देती। आप परेशान ने मुस्कुराते हुए उससे रात का मेन्यू दरियाफ्त किया। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस ये पता करने आई थी कि रात के लिए खाने में क्या है। अरीशा ने नर्म और महज़ब लहजे में उसे ढारस दी, इसलिए वो रिलैक्स होकर उसे बताने लगा। जी बेगम साहिबा, चिकन पुलाव, वाइट चिकन कोरमा, सैलड और चपातियाँ हैं। स्वीट डिश अहमद साहब नहीं लेते, बस खाने के बाद ग्रीन टी पीते हैं। ठीक है, फिर आप फ्रूट सैलड भी तैयार कर लें, आपके साहिब को पसंद है, अरीशा ने मुस्कुराते हुए कहा था और रहीम शाह मुअद्दब होकर वापस पलट गया। तभी पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। यकीनन अहमद ही होगा, इसलिए उसने रहीम शाह को चाय और स्नैक्स तैयार करने के लिए कहा था। आज खासी ठंड थी और उसका ख्याल था कि गर्म चाय की अहमद को शदीद ज़रूरत होगी। उसकी टफ जॉब का सोचकर ही अरीशा ने ऐसा किया था। तभी लाउंज से गुजरते उसे किचन के बाहर खड़े देखकर अहमद ठटक कर रह गया। उसी वक्त अरीशा पलटी थी। वो सामने फुल यूनिफॉर्म में खड़ा कदरे हैरानी से उसे यहाँ मौजूद देख रहा था। अरीशा पूरे मालिकाना इस्तेहकाक के साथ खानसामा को हिदायत दे रही थी। जब ही वो पीछे आन खड़ा हुआ था, उसी लम्हे उसे अपने पसंदीदा रूप में खड़े देखकर दिल चाहा भाग कर उसे अपनी बाहों में समेट ले, जबकि वो चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लिए सोच रही थी। इस सरप्राइज़ पर यकीनन वो अपनी गुज़िश्ता सारी नाराज़गी भुला देगा। जबकि अगले लम्हे अहमद के चेहरे के तासरात बड़ी तेज़ी से तब्दील हुए थे। वो सोच रहा था कि वो उससे शिकवा करेगा कि उससे पिछले दिनों उसे किस शिद्दत से मिस किया है। बारहा वो उसे उस घर में चलते फिरते तस्वुर की आंख से देख चुका था। वो उससे कहना चाहता था कि उसकी एक फ़ोन कॉल के लिए उसे कितना इंतज़ार किया था और अब इतने दिनों की बेगानगी के बाद वो बिना कोई इत्तला दिए यहाँ चली आई थी। वो उसे सब घर वालों की खैरियत से आगाह कर रही थी, जबकि वो तो पहले ही फ़ोन पर सबकी खैरियत दरियाफ्त करता रहा था। जवाबन वो कहना कुछ और चाहता था और कह कुछ और गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरीशा के लबों की मुस्कान यकदम मादूम हुई थी। वो मैं अहमद के स्पार्ट लेजर रहीम शाह की मौजूदगी में उससे कुछ बोला ही ना गया। वो यकलख्त रुकी थी। तुम्हें मेरा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। तुमसे पहले भी मेरे सब काम यही लोग कर रहे थे, अब भी कर सकते हैं। अहमद अपनी बात मुकम्मल करके रुका नहीं, यह देखने के लिए कि मुलाजिम के सामने अपनी ऐसी पजीराई पर अरीशा का क्या हाल हुआ है। मगरिब का वक्त करीब था। शाम सुरमई हो चली थी।
जबकि मौसम के तेवर भी ख़राब नजर आते लगता था बारिश होगी। बाहर लॉन में सर्द हवाएं तेज़ हो गई थी। रशीद ने मौसम की तब्दीली के बायस घर के तमाम अंदरूनी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके भारी पर्दे गिरा दिए थे, जबकि वो अहमर के पीछे बेडरूम में जाने की बजाय धीमे कदमों से चलती लाउंज का ग्लास डोर धकेलकर लॉन में दाखिल हो गई। वो बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। आज उसे यकीन हो गया था कि वो मर कर भी अहमर को नहीं मना सकेगी। वो तो सोच रही थी कि उसे अचानक यहाँ मौजूद देखकर वो सब कुछ भूल जाएगा। अपने बेडरूम में अभी कुछ देर पहले अपनी और अहमर की तस्वीरें देखकर वो खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी, और अभी कुछ देर पहले अहमर ने उसे आसमान से ज़मीन पर ला पटका था। मुलाजिम की मौजूदगी में अहमर ने जिस लहजे में उसे मुखातिब किया था, एक लम्हे में उसे बेतौकीर व हकीर बनाकर रख दिया था। वो सुन वजूद के साथ बैठी थी। सर्द हवाएं उसके सारे वजूद को यकबस्ता बना रही थी, मगर वो बेहिस सी वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि तेज़ बारिश की बौछार ने उसे सर से पाँव तक शराबूर कर दिया, और वो बर्फ़ के बेजान मुजस्मे की तरह वहीं बैठी रही, ज़िंदगी के हर एहसास से आरी। अहमर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आया तो उसे वहाँ मौजूद ना पाकर खुद ही उठकर देखने लगा, क्योंकि बेडरूम में जाकर ही उसे एहसास हो गया था कि उससे बहुत गलत हो गया है। उसी एहसास के साथ वो बाहर आया था कि सारी रंजिशें, सारे गिले शिकवे भुलाकर वो उससे अपने अब तक के रवैयों की माजरत करेगा, क्योंकि इतना अरसा उससे दूर रहने के बाद उसे एहसास हो गया था कि रिशा की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अब वो अपनी मोहब्बत से दूर नहीं रहना चाहता था। वो मोहब्बत को जिसको पाने के लिए उसने ज़मान अकल के गुस्से की भी परवाह नहीं की थी, सारे ख़ानदान वालों के सामने अपनी ज़िद और ख्वाहिश मनवा कर दम लिया था। उसने इतना अरसा इत्मीनान से रीशा की कही गई उस रोज़ की बातों के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वाकई वो बहुत कमज़रफ़ी का मुजाहरा कर रहा था। मोहब्बत के किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का एहतराम बेहद ज़रूरी होता है। फिर वो कैसे अपनी ज़िद और नादारी में अपने लिए रीशा की मोहब्बत और जज्बात को सबके सामने आया करने पर तैयार हो गया। उसे अपनी हर गलती, हर रवैये और लहजे की बदसूरतियों का एहसास हो गया था। आज ना जाने क्या हुआ था, उसे सामने देखकर वो सारे गिले शिकवे भूल कर अपने कमरे में उसे खुशामदीद कहने की बजाय उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर बैठा, वो भी घर के मुलाजिम के सामने। जैसे जैसे उसे रीशा को ना पाकर नाकामी हो रही थी, वैसे वैसे उसकी बेचैनी और फिक्र में इजाफा हो रहा था। इतने ख़राब मौसम में कहीं वो घर से बाहर तो नहीं चली गई। बस उसी ख्याल ने उसके वजूद में बिजली सी भर दी। वो भागता हुआ लाउंज से गुजर के बाहर निकला था और वहीं करीब लॉन की सीढ़ियों पर बैठी बरसती बारिश में भीग रही थी। अहमद ने उसके ठंड से नीले पड़ते होंठों की तरफ देखा और अगले लम्हे दीवाना वार उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर की जानिब भागा था। उसका सारा वजूद बारिश और सर्दी से अकड़ के रह गया था। उसकी बंद आंखों और बेजान वजूद को देखकर अहमद को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। उससे बेहोश रीशा को बेड पर लिटाकर कंबल उस पर डाला था। फिर सेल फोन कान से लगाया था, मगर बारिश और तेज़ हवाओं के बायस नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। कॉलोनी में डॉक्टर की सहूलत मौजूद थी। वो रीशा की हालत के पेश नज़र अंधाधुंध बाहर की जानिब भागा। बदहवासी में पोर्च में खड़ी गाड़ी का भी ख्याल नहीं आया था। वो पैदल ही कॉलोनी के रिहायशी डॉक्टर समद के घर की जानिब दौड़ रहा था, जिनका घर करीब ही था। वो उसी तूफ़ानी मौसम में उसके साथ चले आए थे। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर समद ने रीशा को चेक करके उसे इत्मीनान दिलाया कि घबराने की कोई बात नहीं, ठंड की शिद्दत के बायस वो बेहोश हो गई है, लिहाजा जैसे जैसे उसके वजूद को गर्मी मिलेगी वो खुद ही होश में आ जाएगी। अहमद के दिल की रुकती हुई धड़कनें बहाल होकर मामूल पर आई थीं। वो अपनी नादानी में हमेशा के लिए रीशा को खो सकता था, लेकिन शायद खुदा को उस पर रहम आ गया था। उस पर परवरदिगार की रहमतों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उसने भी सच्चे जज्बों के एवज अहमद के दिल से निकलती दुआ को कबूलियत बख्शी थी। अलबत्ता जाने से पहले डॉक्टर समद ने मौसम सरमा की इस बारिश में रीशा के भीगने पर हैरत का इजहार ज़रूर किया था, और अहमद मजबूरन यही कह सका था कि उसे बारिश में भीगने का शौक है। सच भी था, मगर उस वक्त अहमद को झूठ बोलना पड़ा था। डॉक्टर समद ने उसका बहुत ख्याल रखने की ताकीद की थी, क्योंकि उसे नमूनिया भी हो सकता था। लिहाजा डॉक्टर समद के जाने के बाद वो बेड पर लेटी रीशा को अपनी बाहों में थामकर सारी रात बैठा रहा। उसको खोने के खौफ से अहमद को आज बहुत कमज़ोर बना दिया था। फजर की अजानों के वक्त उसने आंखें खोली थी। अहमद नींद के गलबे से ऊँग रहा था। वो यकटुक अहमद के चेहरे को तक रही थी। उसे याद नहीं था वो यहाँ तक कैसे पहुंची, लेकिन अहमद की बाहों के हिसार में खुद को पाकर वो आसूदगी से एक बार फिर आंखें मूंद गई। लेकिन फिर अहमद की बेआरामी का ख्याल आते ही उसने कसमसा कर उठने की कोशिश की। तब ही अहमद ने नींद से बोझल आंखें खोल दी। अहमद ने बेख्तियार ही उससे माफ़ी मांगी।
मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई बहुत बुरा हूँ, बहुत कमज़ोर भी, तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ मैं। इसीलिए तो ज़मान अंकल ने इनकार कर दिया था। उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं उनकी लाडली बेटी को खुश नहीं रखूँगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो ऐसी फ़ज़ूल सी ज़िद बाँध कर बैठ गया। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, मुझे माफ़ कर दो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करता। तुम्हें क्या पता तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। बस करो अहमर, मैं जानती हूँ मगर मोहब्बत करने वालों को यूँ सज़ा नहीं दी जाती। सच अहमर, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। मुझे लगता था मैं तुम्हें कभी भी नहीं मना सकूंगी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम मुझे समझने की बजाय यूँ रूठ कर कठोर बन जाओगे। सच बताओ अहमर, क्या मैंने गलत किया था? वो अहमर से पूछ रही थी जो पहले ही बहुत शर्मिंदा था। नहीं, गलती पर मैं था और सज़ा तुम्हें दे रहा था, लेकिन तुम्हें दुखी करके मैं भी बहुत बेचैन रहा हूँ। बस तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, अहमर ने पेशेमानी से कहा था। मुझे तुम पर यकीन है अमर, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर आज भी फ़ख्र है। आरिशा ने मुस्कुराकर सर झुका लिया था। जवाबन अहमद ने आसूदगी से मुस्कुराकर उसका सर धीरे से तकिए पर रखा था। कहाँ जा रहे हो? शुक्राने के नफल पढ़ने। अरमगान ने दुरुस्त कहा था, तुम्हें पाने के बाद शुक्राने के नफल मुझ पर कर्ज थे, मैं वही अदा करने जा रहा हूँ। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहकर बेड से उतरकर कंबल उसके ऊपर डाला था, मगर वो कंबल उठाकर बेड से उतर गई। अहमद कुछ कहने को था, उससे पहले ऋषा ने उसे खामोश करवा दिया। और तुमने कहा था कि नफल हम दोनों साथ ही अदा करेंगे, क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? अरीशा ने एकदम हंसते हुए कहा तो अहमद झीम कर हाथों को बालों में फेर कर रह गया और थोड़ी देर बाद फजर की नमाज के साथ वो दोनों अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे। इसके साथ ही इस छोटे से शॉर्ट नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। उसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।